नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जेल में बंद नरेश मीणा आगामी 23 नवंबर को यानी कि परसों जब चुनावों के नतीजे आएंगे तो क्या वे इतिहास रच पाएंगे। हालांकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, उनके बराबर कड़ी टक्कर में आकर जरूर खड़े हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी इस तरह का आकलन कर रहे हैं। मीडिया ग्रुप भी ये दिखा रहे हैं कि नरेश मीणा और राजेंद्र गुर्जर में वहाँ पर कांटे की टक्कर है, दोनों का पलड़ा बराबर है। लेकिन चुनावों के नतीजे से ही पता चल पाएगा कि कौन नंबर 1 पर रहता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर राजेंद्र गुर्जर नंबर 1 पर रहेंगे तो नंबर 2 पर नरेश मीणा और नरेश मीणा अगर 1 नंबर पर रहेंगे तो नंबर 2 पर राजेंद्र गुर्जर रहेंगे। इस तरह की पोजीशन देवली उनियारा में बता रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं केसी मीणा, वो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर आ गए हैं। ये एक तरीके से वहाँ पर मोटा आंकलन है। लेकिन मैं और भी जो 6 सीटें हैं जिन पर चुनाव हुआ है उपचुनाव, उनके बारे में भी हल्का थोड़ा आपको जानकारी दूंगा कि वहाँ पर कौन बाजी मार सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली थी, विधानसभा के इन उपचुनावों में 7 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिख रही है। करीबन 3 या 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस पार्टी एक रामगढ़ विधानसभा सीट पर ही कहीं ना कहीं वो सफलता हासिल कर सकती है। लेकिन वहाँ भी भाजपा के प्रत्याशी के बराबर कांटे की वहाँ पर टक्कर है। इसलिए वहाँ पर कन्फर्म तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या रामगढ़, जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है पिछले 2 चुनावों से, क्या इस बार ये ज़रूर कहा जा रहा था कि सहानुभूति की लहर हासिल करने के लिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, पहले विधायक थे जुबैर खान, उनके बेटे को वहाँ पर खड़ा किया गया। लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रणनीति के तहत जिस तरह से वहाँ पर टिकट दिया है और जिस तरह से वहाँ पर समीकरण साधे गए हैं, जातिगत समीकरण साधे गए हैं, तो वहाँ पर रामगढ़ में भी इस बार कांग्रेस पार्टी के रास्ते काफ़ी कठिन दिख रहे हैं जीत हासिल करने में। लेकिन दौसा में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जगमोहन मीणा, वो पूरी तरह से चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जो वहाँ पे डीसी बैरवा हैं, उन्होंने कई बूथों पर फर्जी मतदान करने के आरोप लगाए हैं, बाकायदा उन्होंने शिकायत भी भेजी है। लेकिन अंततः जगमोहन मीणा यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से खींवसर में ज़रूर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कनिका बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें कांटे की वहाँ पर टक्कर बताई जा रही है। रेवंत राम डांगा जो पिछला चुनाव करीब 2000 वोटों के अंतर से हार गए थे, ज्योति मिर्धा उनका बराबर जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रही थी, एक तरीके से उनके चुनाव प्रचार को बिल्कुल हाथ में लिए हुए थे। लेकिन मिर्धा परिवार के कई सदस्य, मिर्धा परिवार में भी कहीं ना कहीं फूट के वहाँ पर आसार दिख रहे हैं। मतदान वाले दिन भी इस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी थी। लोग कह रहे हैं कि मिर्धा परिवार के भी जो कुछ सदस्य हैं, उन्होंने रेवंत राम डागा को अंदर ही अंदर वोट ना करके उन्होंने एक तरीके से कनिका बेनीवाल को वोट किया है। तो स्थितियां वहाँ पर भी काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो कनिका बेनीवाल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, वहाँ पर काफ़ी बराबर का एक तरीके से मुकाबला है। अब ये कौन जीतेगा इसका पता परसों 23 तारीख को चल पाएगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कनिका बेनीवाल वहाँ से चुनाव जीत सकती है हल्के से मार्जिन से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर पूरी तरह से चांस है। 84 में बाप पार्टी वहाँ पे चुनाव जीत रही है। सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी और बाप पार्टी के प्रत्याशी के बीच में वहाँ पर कांटे की टक्कर है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। और झुंझुनू में जहाँ तक बात है, वहाँ पर राजेंद्र सिंगूड़ा जो शुरू से ही वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार में दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और राजपूत समाज के वोटरों के आधार पर, मुसलमान समाज के वोटरों के आधार पर वो वहाँ पर एक तरीके से उन्होंने कांटे की टक्कर दी है। परंपरागत वोट होते थे जो कांग्रेस पार्टी के ओला परिवार को मिलते आए थे, और 2008 से जिस तरह से ब्रजेंद्र ओला लगातार इस सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल करते आ रहे थे, वहाँ पर इस बार उनकी रास्ते काफ़ी कठिन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर
ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ज़मीन यहाँ पर खिसक सकती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर ऐसा कह नहीं सकते कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हार मिल सकती है। यहाँ पर भी एक कांटे की स्थिति जरूर है, बराबर का मुकाबला जरूर है। लोग कहते हैं कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा यहाँ से चुनाव जीतेंगे, लेकिन मेरा आंकलन है राजेंद्र सिंह गुढ़ा चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन वो बड़े संख्या में वहाँ पर वोट जरूर हासिल कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा वहाँ पर कितने वोट हासिल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ मेन सीट देवली उनियारा पर। देखिए, नरेश मीणा का जो जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ था, शानदार उनका चुनाव प्रचार हुआ था, रोड शो भी उनका शानदार हुआ था और एक युवाओं की बड़ी फौज उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही थी। बाहर के लोग भी आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति करके राजनीति में आए हैं, 20-25 साल से हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के समय से ही बड़ी संख्या में युवा उनके साथ में लगे हुए हैं। इसलिए ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि बाहर से लोग भी उनका चुनाव प्रचार का व्यवस्था संभाले हुए थे, लेकिन जिस तरह से हर गांव में जा रहे थे और उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा था हर जाति और बिरादरी का। मीणा समाज के यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर हैं, तो जो परंपरागत वोट जो मीणा समाज के कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा डलते रहे हैं, हरीश मीणा यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, तो उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त सेंधमारी नरेश मीणा ने कही है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि करीबन 80% वोट नरेश मीणा को यहाँ पे मीणा समाज के मिले हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर 80% वोट नरेश मीणा को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है राजेंद्र गुर्जर, उनके लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। हर जाति और बिरादरी के लोगों को भी लोगों का भी उन्हें वहाँ पर समर्थन मिला हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस दिन मतदान वाले दिन, जिस दिन उन्होंने SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मारा था, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस कांड के बाद में जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह मामला जोर शोर से उठा था, तो जिस तरह से ये मामला फैला, तो राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, मीडिया ग्रुप्स के जो वरिष्ठ संवाददाता हैं अलग अलग, वो भी ये जानते हैं कि इस थप्पड़ कांड का फ़ायदा कहीं ना कहीं नरेश मीणा को मिला था, क्योंकि वो ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर उन्होंने इस तरह के वाक़ये को अंजाम दिया था। तो पब्लिक यही देखती है कि इस बंदे ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको विधानसभा चुनावों में भेजें। तो इस थप्पड़ कांड का फ़ायदा नरेश मीणा को वहाँ पर ज़रूर मिला है। इसीलिए अब कितना फ़ायदा मिला है इसका पता तो 23 नवंबर को चल पाएगा, लेकिन थप्पड़ कांड के बाद में उनके मतों की संख्या में पहले की तुलना में ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा के बीच में अगर हार जीत का जो अंतर रहेगा वो मामूली रहेगा, लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से जो लोग, जो मीडिया ग्रुप से के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ज़्यादा चांस राजेंद्र गुर्जर के बता रहे हैं। लेकिन देवली उनियारा में नरेश मीणा की पोजीशन भी कम नहीं है और कुछ उलटफेर वहाँ पर वो करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से ये कह नहीं सकते कि वहाँ पर राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से थप्पड़ कांड के बाद में वहाँ पर हालात बदले हैं और जिस तरह से उन्होंने समर्थन और सहानुभूति की लहर नरेश मीणा ने हासिल की है, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें विधानसभा में पहुंचा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है, यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे केसी मीणा, वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर नरेश मीणा यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहते हैं तो भी वो उन्हें ऐसा विजेता के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि छबड़ा से आकर बहुत कम समय में उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर अपना झंडा गाड़ा और बड़ी संख्या में मत तो हासिल कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, बड़ी संख्या में मत हासिल कर रहे हैं और मीणा समाज के उन्हें सबसे ज़्यादा वोट वहां पर मिल रहे हैं। इसके अलावा अन्य जाति और बिरादरी के वोट भी उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन भाजपा की सरकार है, राजेंद्र गुर्जर पहले से यहां से विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने वहां चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए थे। जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं राजेंद्र गुर्जर के पक्ष में भी थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन के बावजूद भी जिस तरह से ये थप्पड़ कांड की घटना हुई, क्योंकि वो उस दिन थोड़ी जल्दी ये घटना हो गई थी और उसके बाद में काफ़ी समय बचा था, करीबन 6-7 घंटे का मतदान का समय बचा था। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए कहा जा रहा है कि जो सहानुभूति की लहर जो पहले से नरेश मीणा के प्रति चली आ रही थी, थप्पड़ कांड के बाद में ज़्यादा झुकाव और हो गया, तो उसका फ़ायदा नरेश मीणा को मिल सकता है। तो यहाँ पर बराबर की स्थिति है नरेश मीणा और राजेंद्र गुर्जर की, और बहुत कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत रहे हैं। अब इस बात का पता आगामी 23 नवंबर को चलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, मेरी बातें आपको सत्य दिखती हैं और मेरी कही हुई बातों पर आपको अगर कुछ अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।